नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी मास्टर साहब का दूसरा भाग लेके उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले मास्टर साहब के प्रथम भाग का परिचय पाना आवश्यक है। अब तक कहानी में अधरलाल एक जमींदार जो कि कंजूस लेकिन बहुत ही धनवान व्यक्ति होता है, उसका पुत्र वेणुगोपाल, उसकी शिक्षा के लिए एक मास्टर की आवश्यकता होती है। कोई भी मास्टर टिक नहीं पाता, पर वेणुगोपाल को हरलाल मास्टर के रूप में पसंद आता है। वह मास्टर से ज़्यादा उसका मित्र होता है। वो दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई के साथ एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, लेकिन ये बात उसके घर वालों, विशेषकर उसकी माँ और बहन को पसंद नहीं आती और किसी न किसी तरह हर गोपाल को वहाँ से भेज दिया जाता है। वेणु और हर गोपाल की दोस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। अब हरलाल एक जगह अंग्रेज की नौकरी करता है और वेणु अपने जीवन में आगे निकल जाता है। अब आगे की कहानी। वेणु अब कॉलेज जाता है, किंतु उसमें द्वितीय वर्ष की सीमा पार करने की कोई जल्दी दिखाई नहीं देती। बाप ने तय कर लिया था कि 2-1 परीक्षाएं पास करवा कर विवाह की हाट में लड़के की बाजार दर बढ़ा लेंगे, किंतु लड़के की मां जानती थी और स्पष्ट रूप से कहती भी थी, मेरे वेणु को साधारण लड़कों के समान गौरव का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं पास करने का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लोहे की संदूक में कंपनी का कागज सुरक्षित बना रहे। लड़का भी माता की यह बात मन ही मन अच्छी तरह समझ गया था। जो हो, वेणु के लिए अब वह नितांत अनावश्यक था। यह हरलाल भली भांति जानता था और उसे केवल रह रहकर उस दिन की बात याद आती थी जब वेणु ने सवेरे अचानक उससे मैस में निवास पर कहा था, गले से लिपटकर, मास्टर साहब हमारे घर चलो। न वह वेणु था न वह घर था। अब मास्टर साहब को कौन बुलाएगा? हरलाल ने सोचा अब वह बीच बीच में वेणु को अपने घर आमंत्रित करेगा, किंतु उसको बुलाने का साहस नहीं हुआ। एक बार सोचा उसको आने के लिए कहूँ, उसके बाद सोचा कहने से क्या लाभ, वेणु शायद निमंत्रण की रक्षा करे, किंतु रहने दो। हरलाल की माँ ने नहीं छोड़ा। वे बार बार कहने लगी वे अपने हाथ से बनाकर उसे खिलाएगी। हाय रे, बेचारे की माँ मर गई। अंत में हरलाल एक दिन उसे निमंत्रित करने गया। बोला, अधर बाबू से अनुमति लेकर आता हूँ। वेणु ने कहा, अनुमति नहीं लेनी होगी। आप क्या सोचते हैं, मैं अभी तक वही छोटा बच्चा हूँ? हरलाल के घर वेणु भोजन करने आया। माँ ने कार्तिक के जैसे इस लड़के को अपने स्नेही नेत्रों से आशीर्वाद से अभिषिक्त करते हुए बड़े यत्न से खिलाया। उन्हें बार बार लगने लगा, हाय, इस उम्र के ऐसे लड़के को छोड़कर इसकी माँ जब मरी होगी तब पता नहीं उसके प्राणों को कैसा लगा होगा। भोजन समाप्त करते हुए वेणु ने कहा, मास्टर साहब मुझे आज बहुत जल्दी जाना है, मेरे 2-1 मित्रों के आने की बात है। यह कहकर जेब से सोने की घड़ी निकालकर एक बार समय देखा और उसके बाद जल्दी से विदा लेकर बग्घी में जा बैठा। हरलाल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। गाड़ी सारी गली को कपाती हुई क्षण भर में आंखों से ओझल हो गई। माँ बोली, हरलाल इसको बीच बीच में बुला लिया कर, इस उम्र में उसकी माँ मर गई, वो ये सोचकर मेरा जी कैसा होने लगता है। हरलाल चुप रहा। इस मात्रहीन लड़के को सांत्वना देने की उसे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लंबी सांस लेकर मन ही मन बोला, बस यही तक, अब फिर कभी नहीं बुलाऊंगा। एक दिन 5 रुपए महीने की मास्टरी जरूर की थी, किंतु मैं तो साधारण हरलाल मात्र हूँ। एक दिन संध्या के बाद ऑफिस से लौटकर हरलाल ने देखा उसके नीचे के कमरे में अंधेरे में कोई आदमी बैठा है। वहाँ कोई आदमी है, इस पर ध्यान दिए बगैर वह ऊपर चला जाता, किंतु दरवाजे में घुसते ही लगा वातावरण एसेंस की सुगंध से भरा है। घर में घुसते ही हरलाल ने प्रश्न किया, कौन साहब है? वेणु बोला, मास्टर साहब मैं हूँ। हरलाल ने कहा, क्या मामला है, कब आए? वेणु ने कहा, बहुत देर से आया हूँ। आप ऑफिस से इतनी देर से लौटते हैं ये मैं नहीं जानता था। बहुत समय हुआ वह जब दावत खाकर गया था, उसके बाद से वेणु का इस घर में नहीं आना हुआ, न बात न चीत। आज एकाएक इस प्रकार वह इस संध्या के समय इस अंधेरे घर में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, इससे हरलाल का मन उद्विग्न हो गया। ऊपर के कमरे में जाकर बत्ती जलाकर दोनों बैठ गए।
हरलाल ने पूछा, सब अच्छा तो है, कोई विशेष खबर? वेणु ने कहा, लिखना पढ़ना क्रमशः उसके लिए बहुत नीरस होता जा रहा है। कहाँ तक सालों उसी सेकंड ईयर में अटका पड़ा रहे। उससे अवस्था से बहुत छोटे लड़कियों के साथ पढ़ना उसे बड़ी शर्म लगती है, किंतु पिताजी किसी तरह नहीं समझते। हरलाल ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? वेणु ने कहा, उसकी इच्छा है कि वह विलायत जाए, बैरिस्टर हो जाए। उसके साथ भी पढ़ने वाले, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने में उससे बहुत कमज़ोर तक लड़कों का विलायत जाना निश्चित हो गया है। हरलाल ने कहा, अपने पिता को अपनी इच्छा बताई? वेणु ने कहा, बताई। पिताजी कहते हैं बिना पास हुए विलायत जाने का प्रस्ताव वे सुनना नहीं चाहते, किंतु मेरा मन उचट गया है। यहाँ रहकर मैं किसी तरह पास नहीं हो सकूंगा। हरलाल चुपचाप बैठकर सोचने लगा। वेणु ने कहा, इस बात को लेकर आज पिताजी ने मुझसे जी में जो आया वह कहा, इससे मैं घर छोड़कर चला आया हूँ। माँ के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता था। कहते कहते वह क्षोभ में रोने लगा। हरलाल ने कहा, चलो हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं, परामर्श करके कोई उचित होगा वह काम करेंगे। वेणु ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पिता पर गुस्सा होकर वेणु आकर हरलाल के घर रहेगा, ये बात हरलाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मेरे घर नहीं रह सकोगे, ये कहना भी बहुत कठिन था। हरलाल ने सोचा और थोड़ी देर बाद मन कुछ ठंडा हो जाने पर फुसलाकर इसको घर ले जाऊंगा। पूछा, तुम खाना खा आए हो? वेणु ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगा। हरलाल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? झटपट जाकर माँ से कहा, माँ, वेणु आया है, उसके लिए कुछ खाना चाहिए। सुनते ही माँ खुश होकर भोजन तैयार करने लगी। हरलाल ऑफिस के कपड़े उतारकर हाथ मुंह धोकर वेणु के पास आ बैठा। थोड़ा खांस कर कुछ इधर उधर करके वेणु के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वेणु, काम अच्छा नहीं हो रहा है। पिता के साथ झगड़ा करके घर से चले आना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सुनकर उसी क्षण चारपाई से उठकर वेणु ने कहा, आपके यहाँ सुविधा नहीं हो तो मैं सतीश के घर चला जाऊंगा। ये कहते हुए वह जाने को तैयार हुआ। उसका हाथ पकड़कर हरलाल ने कहा, ठहरो, कुछ खाकर जाओ। वेणु गुस्से में होकर बोला, नहीं, मैं नहीं खा सकूंगा। कहते हुए हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच हरलाल के लिए जो जलपान तैयार था वही वेणु के लिए थाल में सजाकर माँ उसके सामने उपस्थित हुई। बोली, कहाँ जाते हो बेटा? वेणु ने कहा, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, ऐसा काम क्या हो सकता है कि तुम बिना खाए जा रहे हो? ये कहती हुई बरामदे में खाने की व्यवस्था करके उसका हाथ पकड़कर खाने को बिठाया। वेणु गुस्से के मारे कुछ खा नहीं रहा था। भोजन को भी वह कुछ टाल मटोल कर रहा था। इतने में दरवाजे के पास आकर एक गाड़ी रुकी। पहले एक दरबान और उसके पीछे स्वयं अधर बाबू चरमर करते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ उपस्थित हुए। वेणु का मुंह पीला पड़ गया। माँ घर के भीतर चली गई। अधर लड़के के सामने आकर क्रोध में कांपते हुए स्वर में हरलाल की ओर देखकर बोले, ओह, ये बात है। रतिकांत ने मुझसे तभी कहा था, किंतु तुम्हारे पेट में इतना कपट था ये मैं विश्वास नहीं कर सकता था। तुमने सोचा वेणु को वश में करके इसकी गर्दन मरोड़ कर खाऊंगा, किंतु ऐसा नहीं होने दूंगा। लड़का चोरी करेगा, तुम्हारे नाम पुलिस केस चलाऊंगा, तुम्हें जेल भेजकर छोड़ूंगा। यह कहकर वेणु को देखते हुए बोले, चल उठ। वेणु बिना कुछ कहे अपने पिता के पीछे पीछे चल दिया। उस दिन बस हरलाल को भोजन नसीब नहीं हुआ। इस बार हरलाल का व्यापारिक ऑफिस न जाने किस लिए ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में दाल चावल की खरीद करने लगा था। इसके लिए हरलाल को प्रति सप्ताह शनिवार को सुबह की गाड़ी में 7-8 हजार रुपये लेकर गांव में जाना पड़ता। छोटे दुकानदारों को हाथों हाथ दाम चुकाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के एक विशेष केंद्र में उनका जो एक ऑफिस था वहीं 10-10, 5-5 रुपए के नोट और नकद रुपए लेकर वह जाता था। वह रसीद और खाता देखकर गत सप्ताह का बड़ा हिसाब मिलाकर चालू सप्ताह का काम चलाने के लिए रुपए रख आता। ऑफिस में 2 दरबान उसके साथ जाते। हरलाल का जमानतदार नहीं है, ये बात ऑफिस में उठी थी, किंतु बड़े साहब ने अपने ऊपर सारा भार लेकर कहा था, हरलाल के लिए जमानतदार की कोई आवश्यकता नहीं है। माघ के महीने से इस प्रकार काम चल रहा था, चेत तक चलेगा ऐसी संभावना थी। इस मामले को लेकर हरलाल विशेष रूप से व्यस्त था। प्राय वह बहुत रात गए ऑफिस से लौट पाता था।
एक दिन इसी तरह रात को लौटते हुए सुना कि वेणु आया हुआ था। माँ ने खिलाकर यत्न से सबको बिठाया था। उस दिन उसके साथ बातचीत करके उनका मन उसकी ओर स्नेह से और भी आकर्षित हुआ था। और भी 2-3 दिन इसी प्रकार हुआ। माँ बोली, घर में माँ नहीं है ना, इसीलिए वहाँ उसका मन नहीं लगता। मैं वेणु को तेरे छोटे भाई के समान, छोटे लड़के के समान समझती हूँ। वैसा ही स्नेह पाकर केवल मुझे माँ कहकर पुकारने के लिए यहाँ आता है। ये कहते हुए आंचल के छोर से उन्होंने आंखें पोंछ ली। एक दिन हरलाल की भेंट वेणु से हुई। उस दिन वह प्रतीक्षा में बैठा था। काफी रात तक बातचीत हुई। वेणु ने कहा, पिताजी आजकल ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी भी प्रकार से घर में टिक नहीं सकता। खासकर मैं सुन रहा हूँ कि वे विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। रति बाबू संबंध लेकर आया करते हैं। बस उनके साथ लगातार परामर्श किया जा रहा है। पहले यदि मैं कहीं देर से लौटता तो पिताजी बेचैन हो उठते थे। इस समय यदि मैं 2-4 दिन घर न लौटूं तो वह चैन का अनुभव करते हैं। मेरे घर रहने से विवाह की बातचीत सावधानी से करनी पड़ती है। इससे मेरे न रहने में वे सुख की सांस लेते हैं। यदि यह विवाह होता है तो मैं घर में न रह सकूंगा। मुझे अब उद्धार का कोई रास्ता बताइए। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। स्नेह और वेदना से हरलाल का हृदय परिपूर्ण हो उठा। संकट के समय और सबको छोड़कर वेणु अपने उस मास्टर साहब के पास आया था। इस कारण दुख के साथ साथ उन्हें आनंद भी हुआ। किंतु मास्टर साहब की बिसात ही क्या थी। वेणु ने कहा, जैसे भी हो विलायत जाकर बैरिस्टर हो जाने से इस विषय से छुटकारा मिल जाएगा। हरलाल बोला, क्या अधर बाबू जाने देंगे? वेणु ने कहा, मेरे चले जाने से उनकी जान बच जाएगी, किंतु रुपए का उनको जैसे मोह है, उसमें विलायत जाने का खर्च उनसे आसानी से वसूल नहीं किया जा सकेगा। कुछ तरकीब करनी पड़ेगी। हरलाल ने वेणु की बुद्धिमानी पर हंसते हुए कहा, कैसे तरकीब? वेणु ने कहा, मैं हैंडलॉट लिखकर रुपया उधार लूंगा। उधार देने वालों के मेरे नाम नालिश करने पर पिताजी बाध्य होकर रुपया चुका देंगे। उस रुपए से भागकर विलायत चला जाऊंगा। वहां चले जाने पर खर्च दिए बिना उनसे न रहा जाएगा। हरलाल ने कहा, तुम्हें रुपया उधार देगा कौन? वेणु ने कहा, आप नहीं दे सकेंगे? हरलाल ने आश्चर्य से कहा, मैं? उसके मुंह से और कोई बात नहीं निकली। वेणु ने कहा, क्यों? आपका दरबान तो बहुत सा रुपया तोड़ों में घर लाया था। हंसते हुए हरलाल ने कहा, जैसे वह मेरा दरबान है वैसे ही रुपया भी। ये कहते हुए उसने ऑफिस का रुपया किस काम के लिए था ये वेणु को समझा दिया। ये रुपया केवल एक रात के लिए दरिद्र के घर में आश्रय ग्रहण करता है। सवेरे होते ही 10 दिशाओं में चला जाता है। वेणु ने कहा, आपके साहब मुझे उधार नहीं दे सकेंगे? न हो तो मैं ज्यादा सूद दे दूंगा। हरलाल ने कहा, तुम्हारे पिता यदि सिक्योरिटी दे दे तो मैं अनुरोध करने पर वे शायद तुम्हें दे दें। वेणु ने कहा, पिताजी यदि सिक्योरिटी दे देंगे तो रुपया क्यों नहीं दे देंगे? तर्क यदि समाप्त हो गया। हरलाल मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास यदि कुछ होता तो घर बार जमीन जायदाद सब बेच बाच कर रुपया दे देता, किंतु मुश्किल तो ये है कि घर बार जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। एक दिन शुक्रवार की रात को हरलाल के घर के सामने एक बग्घी आकर रुकी। वेणु के बग्घी के उतरते ही हरलाल ने दफ्तर का दरबान उसको लंबा सलाम करते हुए घबराया हुआ ऊपर बाबू को समाचार देने चला आया। उस समय हरलाल अपने सोने के कमरे में जमीन पर बैठा हुआ रुपया मिला रहा था। वेणु ने उसी कमरे में प्रवेश किया। आज उसका बिल्कुल दूसरा ही ठाट बाट था। शौकीन धोती चादर में दबे, सुडौल देह में फारसी कोट और पतलून पहने, सिर पर टोप लगा कर आया था। उसने दोनों हाथों की अंगूठियों में मोटी मणि जड़ित अंगूठियां चमक रही थी। गले में पड़ी हुई मोटी सोने की चेन में बंधी घड़ी सोने के पॉकेट में पड़ी थी। कोट की आस्तीन के भीतर से कुर्ते की आस्तीन से लगे हुए हीरे के बटन दिख रहे थे। रुपया गिनना बंद करके आश्चर्य से हरलाल ने कहा, क्या बात है, इतनी रात गए, इस वेश में क्यों हूँ? वेणु ने कहा, परसों पिताजी का विवाह है। उन्होंने मुझसे ये छिपा कर रखा, किंतु मुझे खबर लग गई है। पिताजी से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने बैरकपुर के बाग में जाऊंगा। ये सुनकर वे बहुत खुशी से राजी हो गए। अतः बाग में जा रहा हूँ। इच्छा हो रही है फिर न लौटूं। यदि साहस होता तो गंगा में डूब मरता। कहते कहते वेणु रो पड़ा।
कहते कहते वेणु रो पड़ा। हरलाल की छाती में जैसे छुरी चुभ गई। एक अपरिचित स्त्री आज वेणु की माँ के कमरे में, माँ के खाट के स्थान पर अधिकार प्राप्त कर लेगी। वेणु का स्नेहमय, उसका घर कष्टमय हो जाएगा। हरलाल के संपूर्ण हृदय में इसकी अनुभूति हुई। मन ही मन सोचा, पृथ्वी पर गरीब होकर न जन्म लेने पर भी दुख और अपमान का अंत नहीं है। वेणु को क्या कहकर सांत्वना दे। ये न समझ पाने के कारण उसने वेणु का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाथ पकड़ते ही उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, विवाद के ऐसे अवसर पर वेणु से इतनी सजावट कैसे बन पड़ी। हरलाल को अपनी अंगूठी पर आंख गड़ाए हुए देखकर वेणु ने जैसे उसके मन के भाव ताड़ लिए। वह बोला, ये अंगूठी मेरी माँ की है। सुनकर हरलाल बड़ी मुश्किल से आंसू रोक पाया। कुछ देर बाद बोला, वेणु खा आए हो? वेणु ने कहा, हाँ, आपका भोजन नहीं हुआ? हरलाल ने कहा, रुपया गिनकर आयरन चेस्ट में न रखने पर कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। वेणु ने कहा, आप खा आइए, आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैं कमरे में रहूंगा, माँ आपका खाना लिए बैठी है। हरलाल ने झटपट खाना समाप्त करके माँ के साथ कमरे में प्रवेश किया। वेणु ने उन्हें प्रणाम किया। हरलाल से सारा समाचार पाकर उनका हृदय जैसे फट रहा था। अपना सारा स्नेह देखकर भी वेणु के अभाव को पूरा नहीं कर सकती थी। उन्होंने यही दुख किया। चारों ओर बिखरे रुपयों के बीच बैठे तीनों ने वेणु के बचपन की बातें होने लगी। मास्टर साहब के साथ जुड़ी हुई उसने कितने दिनों की कितनी घटनाएं थी। इस तरह बहुत रात बीत गई। सहसा एक बार घड़ी देखकर वेणु ने कहा, अब बस, देरी करने पर गाड़ी निकल जाएगी। हरलाल की माँ ने कहा, बेटा आज रात यहीं रहो ना, कल प्रातःकाल हरलाल के साथ संग निकल जाना। वेणु ने अनुरोध पूर्वक कहा, नहीं माँ, ऐसा अनुरोध न करे, आज रात जैसे भी हो मुझे जाना ही होगा। हरलाल ने कहा, मास्टर साहब, ये अंगूठी, घड़ी आदि बाग में ले जाना सुरक्षित नहीं है। आपके पास रखे जाता हूँ, लौट कर ले जाऊंगा। अपने दरबान से कह दीजिए मेरी गाड़ी से चमड़े का बैग ला दे, उसी में ये चीजें रख दूंगा। ऑफिस का दरबान गाड़ी से बैग ले आया। वेणु ने अपनी चेन, अंगूठी, घड़ी, बटन सब निकाल कर बैग में भर दिए। सावधान हरलाल ने उस बैग को लेकर उसी समय लोहे की तिजोरी में रख दिया। वेणु ने हरलाल की माँ के पैरों की धूल ली। उन्होंने रुद्र कंठ से आशीर्वाद दिया, माँ जगदम्बा बनकर तेरी रक्षा करे। उसके पश्चात वेणु ने हरलाल का चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और किसी दिन उसने हरलाल को इस तरह प्रणाम नहीं किया था। हरलाल बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, साथ साथ नीचे उतरे। अर्धरात्रि में वेणु को लिए हुए गाड़ी अदृश्य हो गई। हरलाल अपने कमरे में आकर बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर रुपया गिन गिन कर विभाजित करके अलग अलग थैलियों में भरने लगा। नोटों की गिनती करके पहले ही थैलियों में बंद कर लोहे के संदूक में रख दिया। लोहे के संदूक की चाबियां तकिए के नीचे रखकर उस रुपए वाले कमरे में ही हरलाल बहुत रात गए सोने गया। अच्छी नींद नहीं आई, बुरे बुरे सपने आए। हठात हवा का एक झोंका आया और एक आवाज के साथ जंगले को ढेलकर बत्ती बुझा दी। हरलाल का सारा शरीर पसीने में भीग गया। झटपट उठकर दिया सलाई से उसने बत्ती जलाई। घड़ी में देखा 4 बजे थे। सोने का अब समय नहीं था। रुपया लेकर मुंसिफ जाने के लिए तैयार होने लगा। हरलाल ने मुंह धोकर लौटते समय माँ से अपने कमरे में बुलाया, बेटा उठ गया क्या? हरलाल ने प्रभात काल में सबसे पहले माँ का मंगल मुख देखने के लिए कमरे में प्रवेश किया। माँ ने उसका प्रणाम लेकर मन ही मन उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैंने अभी सपने में देखा था तू बहू लेने जा रहा है। भोर का सपने क्या मिथ्या होगा? हंसते हुए हरलाल ने कमरे में प्रवेश किया। रुपए और नोटों की थैलियों को लोहे की संदूक में बाहर निकालकर पैक बक्स में बंद करने का आयोजन कर रहा था। सहसा उसकी छाती धड़की। नोटों की 2-3 थैलियां खाली थी। लगा जैसे स्वप्न देख रहा हो। थैलियों को संदूक पर जोर से पछाड़ा। उसे खाली थैलियों का खालीपन अप्रमाणित ही नहीं हुआ, तो भी व्यर्थ ही आशा में थैलियों के बंधनों को खोलकर अच्छी तरह से झाड़ा। एक थैली में से 2 चिट्ठियां निकली। वेणु के हाथ की लिखावट थी। एक चिट्ठी उसके पिताजी के नाम और एक हरलाल के नाम थी।
जल्दी से खोलकर पढ़ने लगा, जिसे आंखों से दिख न रहा हो। जो पढ़ता था उसे अच्छी तरह समझ नहीं रहा था, जैसे बंगला भाषा भूल गया हो। बात यह थी कि वेणु 3,000 रुपए के 10 रुपए वाले नोट लेकर विलायत यात्रा के लिए चल पड़ा था। आज सुबह ही जहाज छूटने की बात थी। हरलाल जब खाना खाने गया उसी समय वेणु ने ये कांड किया था। लिखा था, पिताजी को चिट्ठी लिखी है, वे मेरा ये ऋण शोध कर देंगे। इसके अतिरिक्त बैग खोलकर देखेंगे, उसमें माँ का जो गहना है उसका कितना मूल्य है ठीक नहीं जानता, शायद 3,000 रुपये से अधिक होगा। माँ यदि जीवित रहती तो मुझे विलायत जाने के लिए पिता के रुपए न लेने देती, इन गहनों को देकर अवश्य मेरे लिए खर्चे की व्यवस्था कर देती। मेरी माँ का गहना पिताजी किसी और को दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए जैसे भी हो सका मैंने उनसे ले लिया। पिता यदि रुपया देने में देरी करे तो आप स्वयं इन गहनों को बेचकर या गिरवी रखकर रुपया ले सकेंगे। यह मेरी माँ की चीज है, यह मेरी चीज है। उसको छोड़कर और भी अनेक बातें थी जिसे कोई काम की बात नहीं थी। कमरे में ताला लगा, झट एक गाड़ी लेकर हरलाल गंगा की घाट की ओर दौड़ा। जिस जहाज से वेणु रवाना हुआ था उस जहाज का नाम भी वह नहीं जानता था। हरलाल के पहुंचने पर खबर मिली कि 2 जहाज सवेरे रवाना हो गए हैं, दोनों ही इंग्लैंड जाएंगे। किस जहाज में वेणु है ये उसके अनुमान के बाहर की बात थी, और उस जहाज को पकड़ने का क्या उपाय था यह भी वह न सोच सका। उसके घर की ओर जब गाड़ी लौटी तब सवेरे की धूप से कलकत्ता शहर जाग उठा था। हरलाल की आंखों में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जिस घर में उसकी माँ रहती थी, अब तक जिस घर में पैर रखते ही कर्म क्षेत्र की सारी क्लांति और संघर्ष की वेदना क्षण भर में उससे दूर हो जाती थी, उसी घर के सामने आकर गाड़ी रुकी। गाड़ीवान को किराया चुकाकर उसी घर में अपरिचित नैराश्य और भय के साथ उसने प्रवेश किया। उद्विग्न माँ बरामदे में खड़ी थी। पूछा, बेटा कहाँ गए थे? हरलाल ने कहा, माँ तुम्हारे लिए बहू लेने गया था। यह कहकर वह सुर्ख गले से हंसते हंसते वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। भैया ये क्या हो गया? कहते हुए माँ झटपट पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारने लगी। कुछ देर बाद हरलाल आंखें खोल शून्य दृष्टि से चारों ओर देखकर उठ बैठा। हरलाल ने कहा, माँ तुम घबराना मत, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। यह कहकर उसने झटपट कमरे में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। माँ दरवाजे के बाहर धरती पर बैठ गई। फागुन की धूप उसकी सारी देह पर आकर पड़ गई। वे बंद दरवाजे के ऊपर सिर रखकर रह रहकर बार बार पुकारने लगी, हरलाल बेटा हरलाल। हरलाल ने कहा, माँ थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकलूंगा, अभी तुम जाओ। माँ धूप में वहीं बैठकर जप करने लगी। ऑफिस के दरबान ने आकर दरवाजे पर धक्का देकर कहा, बाबू इस समय न निकले तो फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। हरलाल ने भीतर से कहा, आज 7 बजे की गाड़ी से जाना नहीं हो सकेगा। दरबान ने कहा, तब कब चलेंगे? हरलाल ने कहा, ये मैं तुम्हें पीछे बताऊंगा। दरबान सिर हिलाकर हाथ मटकाते हुए नीचे आ गया। हरलाल सोचने लगा, ये बात कहूँ किससे? ये चोरी है, वेणु को कौन जेल भेजेगा? अचानक उसे गहने की बात याद आई। ये बात एकदम भूल गया था, लगा जैसे किनारा मिल गया हो। बैग खोलकर देखा, उसमें केवल अंगूठी, घड़ी, बटन और हार ही नहीं, ब्रेसलेट, चिक, सीमांत, मोतियों की माला आदि और भी बहुत सी कीमती गहने थे। उनका मूल्य 3,000 रुपये से कहीं ज्यादा था। किंतु यह भी तो चोरी ही थी, यह भी तो वेणु का ही था। ये बैग जितनी देर उसके पास उसके घर में रहेगा उतनी देर के लिए विपत्ति थी। तब और देर न करके अधरलाल के लिए वह चिट्ठी और बैग लेकर हरलाल कमरे से बाहर निकला। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरलाल ने कहा, अधरलाल बाबू के घर। माँ की छाती में हठात अज्ञात भय का एक बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने सोचा कि हरलाल ने कल जब से वेणु के पिता की विवाह की बात सुनी है तब से बेचारे के मन में शांति नहीं है। आह, वेणु को कितना चाहता है। माँ ने पूछा, तो आज फिर तुम्हारा देहात जाना नहीं होगा? हरलाल ने कहा, नहीं, और वह तुरंत बाहर निकल गया। अधरलाल के घर पहुंचने से पहले ही दूर ही से सुनाई दी शहनाई, किंतु हरलाल ने भीतर घुसते ही देखा विवाह के घर में उत्सव के साथ जैसे अशांति के चिन्ह मिले हुए थे।
दरबानों का कड़ा पहरा था। घर से नौकर चाकर कोई बाहर नहीं निकल सकता था। सभी के चेहरे पर भय और चिंता के भाव थे। हरलाल को खबर मिली, कल रात घर में बहुमूल्य गहनों की चोरी हो गई है। 2-3 नौकरों पर विशेष रूप से संदेह होने के कारण पुलिस को सौंपने का प्रयत्न हो रहा है। 2 तल्ले पर बरामदे में जाकर हरलाल ने देखा, अदर बाबू आग बबूला हुए बैठे थे और रतिकांत तंबाकू पी रहा था। हरलाल ने कहा, आपसे अकेले में मुझे बात करनी है। अदर बाबू ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे साथ अकेले में बात करने का समय मेरे पास नहीं है। जो कुछ है यही कह डालूं। उन्होंने सोचा, हरलाल शायद इस समय उनके पास सहायता या उधार लेने आया है। रतिकांत ने कहा, मेरे सामने बाबू को कुछ बताने में यदि संकोच कर रहे हो तो मैं उठ जाता हूँ। अदर ने खींच कर कहा, बैठो ना। हरलाल ने कहा, कल रात को पेड़ू मेरे घर पर ये बैग रख गया है। अदर, बैग में क्या है? हरलाल ने बैग खोलकर अदर बाबू के सामने रख दिया। अदर, मास्टर और छात्र ने मिलकर अच्छा कारोबार खोला है। ये जानते हैं कि यदि चोरी का माल बेचते हुए पकड़ा गया तो सोचने होंगे, ईमानदारी के लिए बख्शिश पाएंगे। तब हरलाल ने अदर के नाम का पत्र उसके हाथ में दे दिया। पढ़कर वे आग बबूला हो उठे। बोले, मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। मेरा लड़का अभी बालिग नहीं हुआ है। तुमने चोरी से उसको विलायत भेजा है। शायद 500 रुपये उधार देकर 3000 रुपये लिखवा लिए हैं। ऋण शोधन मैं नहीं करूंगा। हरलाल ने कहा, मैंने उधार नहीं दिया। अदर बोले, तो रुपया मिला कहाँ से? तुम्हारा बक्स तोड़कर चोरी की है? हरलाल ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रतिकांत चबा चबा कर बोले, इनसे पूछिए ना, 3000 रुपये तो क्या, इन्होंने कभी 500 रुपये भी आंखों से देखे हैं? जो हो, गहनों की चोरी की तलाशी होने के बाद वेणु के विलायत भागने को लेकर घर में एक हलचल मच गई। हरलाल सारे अपराध का भार अपने सिर पर लेकर घर से बाहर आया। जब वह बाहर सड़क पर आया तो उसका मन जैसे जड़ हो गया था। उस समय उसमें भयभीत होने और सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी। इस कांड का परिणाम क्या हो सकता है, मन में ये विचार भी नहीं लाना चाहता था। गली में घुसते ही देखा, उसके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। चौंक पड़ा, एकाएक आशा जगी, वेणु लौट आया। अवश्य ही वेणु है। उसका संकट संपूर्ण निरुपाय रूप से बलवंत हो उठा। उस बात पर किसी प्रकार विश्वास न कर सका। जल्दी से गाड़ी के पास आकर देखा। गाड़ी के भीतर उसके ऑफिस के एक साहब बैठे थे। साहब ने हरलाल को देखते ही गाड़ी से उतरकर हाथ पकड़ते हुए घर में प्रवेश किया। पूछा, आज देहात क्यों नहीं गए? ऑफिस के दरबार ने संदेहवश बड़े साहब को खबर कर दी थी। उन्होंने उनको भेजा था। हरलाल बोला, 3000 रुपये के नोट नहीं मिल रहे। साहब ने पूछा, कहाँ गए? हरलाल नहीं जानता। ये उत्तर भी नहीं दे सका, चुप रह गया। साहब ने कहा, रुपया कहाँ है? रुपया कहाँ है? चलो देखूं। हरलाल उसको ऊपर लेकर कमरे में गया। साहब ने सब गिनकर चारों ओर ढूंढा, खोज कर देखा। घर के सभी कमरों की छानबीन करने लगे। ये सारा हाल देखकर मां से और नहीं रहा गया। उन्होंने साहब के सामने ही बाहर निकलकर व्याकुल होकर पूछा, अरे हरलाल, क्या हुआ रे? हरलाल ने कहा, माँ, रुपया चोरी हो चला। माँ ने कहा, चोरी कैसे हो सकता है हरलाल? ये सर्वनाश किसने किया? हरलाल ने कहा, माँ चुप रहो। तलाशी समाप्त करके साहब ने पूछा, इस कमरे में रात को कौन था? हरलाल ने कहा, दरवाजा बंद करके मैं अकेला ही सोया था और कोई नहीं था। साहब ने रुपया गाड़ी में रखकर हरलाल से कहा, अच्छा, बड़े साहब के पास चलो। हरलाल और साहब को साथ जाते देख माँ ने उसका रास्ता रोक कर कहा, साहब, मेरे लड़के को कहाँ ले जा रहे हो? भूखे रहकर इसको पाला है। मेरा लड़का कभी दूसरे के रुपयों को हाथ नहीं लगाएगा। बंगला की बात बिल्कुल भी न समझते हुए साहब ने कहा, अच्छा। हरलाल ने कहा, माँ, तुम क्यों घबरा रही हो? बड़े साहब से मिलकर मैं अभी आता हूँ। चिंतित होकर माँ ने कहा, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया है? इस बात का कुछ भी उत्तर दिए बिना हरलाल गाड़ी में बैठकर चला गया। माँ जमीन पर लोटी पड़ी। बड़े साहब ने हरलाल से कहा, सच कहो, क्या बात है? हरलाल ने कहा, मैंने रुपया नहीं लिया। बड़े साहब, इस बात का मैं पूरा विश्वास करता हूँ, किंतु तुम यह अवश्य जानते हो कि किसने लिया? कोई उत्तर न देकर हरलाल मुंह नीचा किए बैठा रहा। साहब, तुम्हारे जानते हुए ये रुपया किसी ने ले लिया? हरलाल ने कहा, मेरे प्राणों के रहते
जानते कोई ये रुपया नहीं ले सकता। बड़े साहब ने कहा, देखो हरलाल, मैंने तुम पर विश्वास करके बिना कोई जमानत लिए ये उत्तरदायित्वपूर्ण काम दिया था। ऑफिस के सब लोग विरोध में थे। 3,000 रुपया कुछ भी ज्यादा नहीं है, किंतु तुम मेरी बड़ी बदनामी करोगे। आज पूरे दिन का समय तुमको देता हूँ, जैसे भी हो रुपया इकट्ठा करके लाओ, तब इसे लेकर कोई चर्चा नहीं करूँगा। तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहोगे। ये कहकर साहब उठ गए। उस समय 11 बज रहे थे। हरलाल जब सिर नीचा किए बाहर चला गया, तब ऑफिस के बाबू लोग बहुत खुश होकर हरलाल के पतन की आलोचना कर रहे थे। हरलाल को एक दिन का समय मिला है, उपाय क्या है, ये सोचते सोचते उस धूप में हरलाल सड़क पर चक्कर काटने लगा। उपाय है या नहीं, अंत में ये चिंता समाप्त हो गई। बिना कारण सड़क पर चक्कर काटना बंद नहीं हुआ। जो कलकत्ता हजारों लोगों का आश्रय स्थान है, वही क्षण भर में हरलाल के लिए एक विशाल चूहेदानी की तरह हो उठा। उसमें किसी और से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई उसे जानता भी नहीं, उसके प्रति किसी के मन में कोई विद्वेष भी नहीं। फिर भी हर व्यक्ति उसका शत्रु था, किंतु सड़क के लोग उसकी देह से सटकर उसके पास से चले जा रहे थे। आहार नहीं, विश्राम नहीं, आश्रय नहीं, किस प्रकार हरलाल का दिन बीता ये वही जान सकता है। रात कितनी बीत गई इस बात की हरलाल ने चिंता नहीं की। उसके सिर की धमनियां धप धप कर रही थी, माथा जैसे फटा जा रहा था, सारे शरीर में आग जल रही थी, पैर अब नहीं उठते। सारे दिन एक एक करके दुख के आवेग और अवसाद की जड़ से केवल माँ की बात मन में आती रही। कलकत्ता की असंख्य जनसंख्या में से केवल मात्र वही एक नाम सूखे गले को भेद कर मुंह में आता रहता, माँ माँ, और कोई पुकारने को शब्द नहीं। सोचा, रात जब घनी हो जाएगी, कोई भी आदमी जब इस तुच्छ निरपराध हरलाल का अपमान करने के लिए जागता नहीं रहेगा, तब वह चुपके से अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाएगा। उसके बाद मानो फिर नींद न टूटे। इस आशंका से कहीं उसकी माँ के सामने पुलिस के आदमी और कोई उसका अपमान करने आए, वह घर नहीं जा पा रहा था। देह का भार जब वो और नहीं संभाल पा रहा था, तब किराए की एक गाड़ी को देखकर हरलाल ने उसे बुलाया। गाड़ीवान ने पूछा, कहाँ जाना है? हरलाल ने कहा, कहीं नहीं, इसी मैदान के रास्ते पर कुछ देर हवा खाना चाहता हूँ। सशंकित गाड़ीवान को चले जाने को तैयार देखकर हरलाल ने उसके हाथ में 1 रुपया पेश की भाड़ा दे दिया। तब वह गाड़ी हरलाल को लेकर मैदान के रास्ते पर चक्कर काटती हुई घूमने लगी। तब थके हरलाल ने खुले जंगले पर अपना गर्म सिर रखकर आंखें मूंद ली। धीरे धीरे उसकी सारी वेदना जैसे दूर होने लगी। शरीर शीतल हो गया। मन में एक गंभीर निबिड़ आनंदपूर्ण शांति सघन होने लगी, मानो किसी परम परित्राण में उसकी चारों ओर से आलिंगन कर दिया। उसने सारे दिन सोचा था कि उसके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं, सहारा नहीं, उसने अपमान का अंत नहीं, दुख की सीमा नहीं। वह बात मानो एक क्षण में मिथ्या हो गई। अब लगा वह तो केवल भय था, वह तो सत्य नहीं था जिससे उसके जीवन को लोहे की मुट्ठी में दबाकर पीस डाला। हरलाल ने उसे बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया। अब तो अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, केवल एक प्रगाढ़ परिपूर्णता रह गई। गिरजे की घंटी में 1 बजा। गाड़ीवान ने अंधेरे मैदान में गाड़ी लेकर चक्कर काटते काटते अंत में खींचकर कहा, बाबू, घोड़ा अब और नहीं चल सकता, बोलो कहाँ जाना है? कोई उत्तर नहीं मिला। कोचवान ने उतरकर हरलाल को हिलाकर फिर पूछा, कोई उत्तर नहीं। तब डर कर गाड़ीवान ने परीक्षा करके देखा। हरलाल का शरीर अकड़ चुका था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। कहाँ जाना होगा, इस प्रश्न का उत्तर हरलाल ने नहीं दिया। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी मास्टर साहब। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।